मित्रों नमस्कार, आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है जिहादी आतंकवाद का इतिहास एवं उसकी शाखाएं। जी हां, 2-3 दिन पहले एक विद्यार्थी ने मुझसे इस पर लेक्चर लेने के लिए कहा। खैर इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी कि एक बड़ा आतंकवादी संगठन के नाम से जो भारतीय न्यूज में प्रचारित होता रहा है तालिबान, वह जब अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर लिया है तो उसके विदेश मंत्री की भारत यात्रा हुई है और बीजेपी सरकार द्वारा उसका स्वागत भी किया गया है। साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश के देवबंद मस्जिद में गए और वहां जाकर के उन्होंने नमाज भी अदा किया। आमिर खान मुत्तवी, जब हम बात आमिर खान मुत्तवी की करते हैं तो मुत्तवी का अर्थ होता है योगी, यानी कि अफगानिस्तान के योगी का उत्तर प्रदेश के योगी के राज्य में प्रवेश हुआ और योगी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वही योगी जो कि हमेशा से ही देवबंद को आतंकवाद का गढ़ मानते रहे हैं। अब चलिए मैं अपने विषय को आरंभ करूं कि जिहादी आतंकवाद की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सोचिए, अगर भारत में बीजेपी की सरकार ना होती और कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसी स्थिति में हमारे इस पूंजीवादी न्यूज चैनल्स की क्या प्रतिक्रिया हो रही होती। जैसे ही दिल्ली में मुत्तवी उतरते उस वक्त हमारे न्यूज चैनल्स की क्या हेडिंग्स होती। शायद यह पूंजीवादी हेडिंग्स होती कि तालिबान और कांग्रेस के बीच में दिखा नया कनेक्शन। और जाहिर सी बात है, संघ की शाखाओं में जो निचली लावी जाती है, अनपढ़ गंवारों की जो लावी जाती है, अर्धशिक्षितों की जो लावी जाती है, वह यह मान करके चल रही होती कि तालिबान और इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ाने में कांग्रेस का हाथ है। हालांकि इस्लामिक आतंकवाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जिहादी आतंकवाद है ये। फिर देखें अगली चीज क्या होती। अगर वही मुत्तवी उस दौरान यह कह रहा होता कि मैं महिलाओं को या महिला पत्रकारों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत नहीं दूंगा, जैसा कि इस मुत्तवी ने किया। इसने साफ मना कर दिया कि कोई भी महिला पत्रकार इसके कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी और बीजेपी को मानना पड़ा, यानी तालिबानी फरमान की दिल्ली में इज्जत हुई है। उस दौरान क्या हो रहा होता। उस दौरान जो संघी महिलाएं हैं दिल्ली में धरना दे रही होती, किसके खिलाफ? मुत्तवी के खिलाफ, और कांग्रेस को एंटी फेमिनिस्ट बताया जा रहा होता और राष्ट्रवादी महिलाओं का जमावड़ा होता कांग्रेस ऑफिस के सामने। खैर, अगर यही मुत्तवी कांग्रेस के समय में देवबंद मदरसे में गए होते या मस्जिद में नमाज अदा करने, तो क्या हो रहा होता विवाद। निश्चित तौर पे यह हेडलाइंस होता अर्णव गोस्वामी के चैनल का और जी न्यूज का कि दिखा फिर से तालिबान और देवबंद का कनेक्शन। क्या देवबंद से ही प्रेरणा लेता है तालिबान? ऐसी हेडिंग होती कि नहीं होती? आप खुद अपने विचारों से बताइए। खैर, अभी तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा संघ शाखाओं में यह खबर पहुंचा दी गई है कि अफगानिस्तान में निवेश को बचाने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया। कांग्रेस भी यही कर रही होती निश्चित तौर पे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दिशा और दशा तब कुछ और होती, आज कुछ और होती। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि यूएन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और साथ ही साथ जो इसके विदेश मंत्री आए हैं यह अब भी आतंकवादी लिस्ट में है अमेरिका के। फिलहाल आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार ये मुत्तवी देवबंद गए क्यों, इनका वास्तव में देवबंद के साथ कनेक्शन क्या है। तो आज हम इसकी जड़ों को तलाशने का प्रयास करते हैं। तो सबसे सिंपल और साधारण शब्द है जो यहां से क्विट करना चाहते हैं वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय क्षेत्र में इस्लाम की शाखा पनपती है या जो इस्लामिक स्कूल या इस्लामिक फिकह न्याय शास्त्र चलता है उसे हनफी स्कूल कहते हैं। और जो देवबंद की मस्जिद है या मदरसे हैं यह इसी हनफी स्कूल से आते हैं और तालिबान इसी हनफी स्कूल का होने का दावा करता है। इसलिए उस तालिबानी विदेश मंत्री की देवबंद यात्रा हुई है। जी हां, हम सभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पूरा इस्लाम है वह 4 महत्वपूर्ण स्कूलों में बटा हुआ है और यह 4 महत्वपूर्ण स्कूल दुनिया के हर कोने में इस्लाम का प्रचार करते हैं। और इन चारों स्कूलों में एक सबसे कट्टर है और एक सबसे सॉफ्ट। तो जो सबसे सॉफ्ट स्कूल माना जाता है वह हनफी स्कूल है। खैर, हम एकाएक करके जिहादी आतंकवाद को तभी समझ पाएंगे जब इन स्कूलों को समझें। तो आज की कड़ी में केवल हम इन स्कूलों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जड़ें हम तलाशते हैं इस्लाम के आरंभ से ही, यानी जब इस्लाम का उदय हो रहा है तब। ध्यान रखिएगा, ये चारों स्कूल जो भी जिहादी आतंकवादी संगठन हैं ये इनको अपना नहीं मानते, लेकिन ये जिहादी संगठन कहते हैं कि मैं इन स्कूलों से प्रेरणा लेता हूं। तो कौन कौन से ये स्कूल हैं और इनका उदय कब हुआ, इसको जरा सा हम समझते हैं। तो सबसे जो पुराना स्कूल है वह हनफी स्कूल ही है इस्लाम का। जी हां, जब मोहम्मद साहब की मौत हो जा रही है उसके पश्चात जो इस्लामिक खलीफा सत्ता हासिल कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलाव के लिए निकले, कभी तलवार के सहारे तो कभी व्यापार के सहारे। इसी दौरान जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में जब इसका प्रचार हो रहा है तो अब इसके विद्वानों के बीच में यह
मत निकल करके सामने आया या मतभेद उभर करके सामने आया कि क्या स्थानीय परंपराओं को इस्लाम में जगह दी जाए या फिर केवल कुरान और हदीस को ही इस्लाम का वास्तविक दर्पण माना जाए। तो इसी सिलसिले में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग देश काल परिस्थितियों के अनुसार इस्लाम की जो व्याख्याएं किए, उनके आधार पर इस्लामिक स्कूलों का बंटवारा हुआ। इसी में से जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल रहा वह है हनफी स्कूल, जिससे तालिबान का कनेक्शन है और जिससे देवबंद का कनेक्शन है। और जी हां, पहली बार इस्लाम में यह स्कूल निकल करके सामने आ रहा है 699 से लेकर के 767 ईस्वी के बीच में। इसके संस्थापक थे इमाम अबू हनीफा। जी हां, यह सबसे पुराना स्कूल है, इसका प्रचार पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि यह सबसे व्यापक स्कूल है। अगर हम इसके दृष्टिकोण की बात करें तो यह किसकी मान्यता को मानता है? तो यह मानता है कि इस्लाम में कुरान को महत्व दिया जाना चाहिए, हदीस को महत्व दिया जाना चाहिए, इसके अलावा तर्क या क्यास को महत्व दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ राय को भी इसने महत्व दिया है और स्थानीय परंपरा को। जी हां, राय को इस्तिहाद कहा जाता है, यहां पर आम राय और ओपिनियन को, और स्थानीय परंपराओं को इसने अधिक महत्व दिया। तो इस कारण से जो हनफी विचारधारा है इसका सबसे ज्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि यह सबसे ज्यादा लचीला माना जाता है और तालिबान इसी का समर्थक है। तो जो सबसे लचीला मत हनफी स्कूल है वह इतना लचीला है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे स्कूल कितने कठोर होंगे। अब प्रश्न है कि हनफी मत का या हनफी स्कूल का प्रचार कहां कहां पर है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, मध्य एशिया में और बाल्कन कंट्रीज में इसी के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और ज्यादातर मदरसे इसी से प्रभावित हैं। और जो आतंकवादी संगठन यहां पे उभर के सामने आते हैं वह इसी से अपना कनेक्शन मानते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन रहा है वह तालिबान रहा है। फिलहाल अब वह आतंकवादी संगठन नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ सांठगांठ हो गई है या भारत के साथ। अब हम आते हैं अगले फेज में। दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल है या सबसे पुराना इस्लामिक स्कूल है वह है मलिकी स्कूल। इसके संस्थापक हैं इमाम मलिक और इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी 711 से लेकर 795 के बीच में यह स्कूल निकल करके सामने आया, यानी हनफी के बाद सबसे पुराना है। इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि इस्लाम का जो वास्तविक आधार है कुरान है और हदीस है। इसके अलावा जो मदीना की परंपराएं हैं वह इस्लाम की व्याख्या में मार्गदर्शन का काम करती हैं। बिल्कुल, यानी मदीना की सामाजिक रीतियों को भी यह इस्लाम का अंग मानता है। इसके अलावा बाकी किसी चीज को बड़ा महत्व नहीं देता, तर्क यानी कयास को महत्व नहीं देता है, फिर उसके अलावा सर्वसम्मति को कोई महत्व नहीं देता। 3 बातों पर यह फोकस करता है। दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे कट्टर भी है यह। अब प्रश्न है कि इस जो मलिकी स्कूल है इस्लाम का, इसके प्रचारक या इसका प्रचार कहां कहां पर हुआ? इसके प्रचारकों ने इसका प्रचार किया आपको पश्चिमी अफ्रीका उसमें दिखाई देता है, उत्तरी अफ्रीका में दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मोरक्को में, अल्जीरिया आदि में इसी मत का सबसे ज्यादा प्रचार है। तो समझ में आया? तो एक पहला स्कूल आपने कौन सा देखा? हनफी स्कूल। दूसरा हुआ मलिकी स्कूल। तीसरा है शफीई स्कूल। इसकी स्थापना किया मलिक अल शफई ने, या सॉरी इमाम अल शफई ने इसकी स्थापना किया। ये आ रहा है करीब आपका, अगर देखा जाए तो ये नया है, 764 से लेकर के 820-22 के आसपास तक यह स्कूल रहा है। अगर इसकी बात करें तो यह किसको महत्व देता है? यह भी लचीला है लेकिन हनफी के बाद है। तो यह महत्व देता है कुरान को, कुरान के बाद हदीस को, हदीस के बाद से अगर यह देखें तो यह इज्मा को महत्व देता है, यानी कि इस्लाम जो चलेगा कुरान से चलेगा, नहीं तो हदीस से चलेगा, या फिर उन मान्यताओं से चलेगा जिस पर कि लोगों की सर्वसम्मति हो, चाहे वो मान्यताएं कुरान हदीस की आड़ में हो या फिर स्थानीय परंपराओं की आड़ में हो। अब देखें इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह परंपरा और तर्क के बीच में संतुलन को बनाए रखने में विश्वास करता है। शफीई मत, समझ गए होंगे आप। अभी इसका प्रचार कहां हुआ है? यह भी अति लचीला है, काफी लचीला है। तो इसका प्रचार देखने को मिलता है पूर्वी अफ्रीका में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में। जी हां, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में भी काफी हद तक जो मदरसे हैं वह इस शाखा से जुड़ी हुई है शफीई से, क्योंकि यह लचीला है, इसमें भी प्रचार की गुंजाइश ज्यादा थी। अब हम देखते हैं इस्लाम का चौथा स्कूल और सबसे कट्टर स्कूल। जी हां, जिहादी आतंकवादी संगठनों की जो सबसे बड़ी लावी है वह इसी स्कूल को मानता है। इसे हम कहते हैं हम्बली स्कूल। जी हां, इस्लाम में हम्बली स्कूल सबसे नया स्कूल है और इसके जो संस्थापक हैं इन्होंने इसकी स्थापना 780 से 855 के बीच में भी की और इसके संस्थापक का नाम है इमाम अहमद हम्बली। इनकी विचारधारा क्या है?
इनका मानना है कि इस्लाम की जो व्याख्या है सिर्फ कुरान और हदीसों के आधार पर ही की जा सकती है। इसके अलावा ये किसी मत को महत्व नहीं देते हैं, किसी तर्क को नहीं मानते हैं, किसी स्थानीय परंपरा को नहीं मानते हैं। यह सबसे नया किंतु सबसे कट्टर था। ध्यान रखेंगे, परिणाम क्या हुआ कि यह परंपरा बहुत दूर तक सफर नहीं कर पाया और यह अपनी जड़ें केवल गल्फ कंट्रीज में ही जमा पाया। आप सभी ने दो नाम तो सुना होगा कि सबसे ज्यादा जो कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन है वह वहाबी और सलाफी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है या जिहादी संगठन है। तो जो वहाबी और सलाफी संगठन है, इसी हम्बली शाखा के ही दो गुट हैं। बातें समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा जो आतंकवादी संगठन है वह इसी शाखा को मानते हुए चलते हैं। जैसे कि आपने अलकायदा का नाम सुना होगा, आपने आईएसआईएस का नाम सुना होगा, ये सभी हम्बली शाखा में आते हैं। ध्यान रखेंगे, हम्बली शाखा जब सऊदीया में पनपने लगा 7वीं 8वीं शताब्दी में, इसको मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वहाबिज्म और सलाफिज्म का जन्म हो रहा है। तो इस शाखा ने क्या पाया कि जहां जहां पर अरब में कहीं पर भी सूफी संतों की मजारों पे लोग जा रहे थे, इन्होंने उसे इस्लाम में हराम करार दे दिया और कहा, उनको भी काफिरों के रूप में ही देखा। और मजार पूजा, मजार पे जाकर के चद्दर चढ़ाना, वह इस हम्बली शाखा में गैर इस्लामिक माना जाता है। बातें आप समझ गए होंगे। खैर फिलहाल जो भारत के आतंकवादी संगठन हैं वो ज्यादातर अपने आप को हनफी स्कूल से ही जोड़ते हैं। अब हनफी स्कूल की दो उप शाखाएं कौन कौन सी हैं जो भारत में वर्तमान में हैं? इसमें देखेंगे तो इसमें दो पॉपुलर हैं। एक है आपका देवबंद, जहां पर ये विदेश मंत्री महोदय गए हैं, और दूसरा इसमें आता है बरेलवी। अब देवबंदी और बरेलवी किस शाखा के हैं? तो हनफी स्कूल की दो सब ब्रांचेस हैं जो इंडिया में फैली हुई हैं। अब बरेलवी और देवबंदी में क्या अंतर है? तो ये देवबंद ही क्यों गए, क्यों नहीं बरेली गए? अगर देवबंदियों की बात करें तो इसमें हनफी शाखा का यह सबसे कट्टर स्कूल है। जी हां, इसी कारण से योगी जी इसका विरोध करते रहे हैं। इसमें भी मजारों पे चद्दर चढ़ाने की मनाही है, बिल्कुल सादगी से जीवन यापन करने की बात कही गई है। सूफी संतों को यहां पर कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया, खासकर उनकी मजारों को हराम माना गया है। वहीं जब हम बरेलवी की बात करते हैं तो ये स्थानीय परंपराओं और इनोवेशन को महत्व देते हैं, जो कि देवबंद में नहीं है। देवबंद किसी भी इनोवेशन को, नए सुधार की बात नहीं करता, लेकिन बरेलवी करते हैं। बरेलवी मजारों पे जाने को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में एक नया इनोवेशन मानते हैं। गीत संगीत वहां करते हैं, कव्वाली करते हैं। आप देखे होंगे, अक्सर जाते होंगे मजारों पर तो वहां बहुत ही ज्यादा गुलाब जल वगैरह का छिड़काव रहता है। ये सभी के सभी बरेलवियों की विशेषताएं हैं, यानी सौंदर्यपरक इस्लाम की बात करते हैं। इसमें सूफी मत को भी महत्व दिया गया है कि जितना अधिक तर्क होगा, दर्शन होगा, इस्लाम की खूबसूरती उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी बरेलवी। लेकिन इस जो सबसे लचीला इस्लामिक सब ब्रांच है हनफी शाखा का, वहां पर यह तालिबानी विदेश मंत्री नहीं गया है। कहां गया है? देवबंद। और योगी भी मौन है और भारत सरकार भी मौन है। खैर फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि चारों में बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि चारों में सबसे कट्टर कौन है चारों स्कूलों में। तो सबसे कट्टर है हम्बली। इससे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन कौन कौन से हैं जो अपने आप को इससे जुड़ा मानते हैं? वो है आपके अलकायदा, आईएसआईएस। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे सख्त है या थोड़ा लचीला है वह है शफी। जी हां, वह जो मदीना की परंपराओं को भी कुरान और हदीसों के साथ जोड़ता है। तीसरा है आपका मल्लिकी। मल्लिकी में जहां तर्क यानी कयास की भी इजाजत दी गई है। और चौथा सबसे लचीला माना जाता है हनफी, जिसका प्रचार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तुर्की और बाल्कन कंट्रीज में हुआ है। तो नाउ ये है, दैट इज द बेस ऑफ द जिहादी टेररिज्म। ये स्कूल्स हैं। हालांकि ये स्कूल नकारते हैं, इनका मानना है कि हम केवल इस्लाम के प्रचार के लिए कर रहे हैं और हमारा इन जिहादी संगठनों के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जिहादी संगठन तो जरूर बताते हैं। अब इन चार स्कूलों में से कैसे कैसे जिहादी संगठन निकले, आधुनिक समय में इनका विकास कैसे हुआ, इसके लिए अगली कड़ी का आप इंतजार करिए। ध्यान रखेंगे साथ ही साथ कि यह पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद चैप्टर के लिए, और यूपीएससी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी।